हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल क्लासेस साइंस एजुकेशन। अब हम फिजिकल केमिस्ट्री के 4th लेक्चर में आ चुके हैं और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद जो है हम लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन और दो और हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और गे-लुसाक्स लॉ। उसको पढ़ने के बाद फर्दर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस केमिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक डिफिनेशन लिखी हुई है लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन की। तो व्हेन टू एलिमेंट्स, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन। ध्यान दो, एग्जाम्पल लेंगे तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं? रेन ड्रॉप ले रहे हैं। रेन ड्रॉप क्या ले रहे हैं? रेन ड्रॉप। सी वाटर क्या ले रहे हैं? सी वाटर। और हम आरओ का वाटर भी ले रहे हैं, आरओ वाटर भी ले रहे हैं, ठीक। हम 3 टाइप से लिए ना, हमने रेन ड्रॉप लिया, हमने सी वाटर लिया, हमने आरओ वाटर लिया, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी देखो, ड्रॉप हो वाटर, ठीक, इसमें फॉर्मूला तो यही होता है, H2O होता है, ठीक है। H3O तो होता नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें दो एलिमेंट्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। तो रेन ड्रॉप अगर देखें तो इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है। मतलब दो एलिमेंट्स ही हैं, तो 2 एलिमेंट्स मिलके कंबाइन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, क्या बनेंगे? ड्रॉप। ड्रॉप क्या होता है? वाटर। ड्रॉप मतलब बूंद, तो पानी की बूंद को हम पानी ही बोलेंगे, ठीक है। सी वाटर, समुद्र का पानी लो तो भी H2O ही उसका फॉर्मूला होगा। और वाटर लो, उसका भी फॉर्मूला H2O ही होगा, ठीक है। तो अब समझने की कोशिश करो, ठीक है। जब हम एक दूसरे को मिला रहे हैं, कंबाइन टू ईच अदर, जब हम इन दोनों को मिला रहे हैं तो सेम प्रोपोर्शन बाय मास, इनका जो प्रोपोर्शन है, मतलब ये फिक्स आ रहे हैं बाई मास। किसके द्वारा आ रहे हैं? मास के द्वारा। अब समझो मास के द्वारा कैसे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो H का मास है वो 2 होता है और ऑक्सीजन का मास 16 होता है। यहाँ पे 2 और 16 यही होगा, मास यही होगा। बाई मास कैसे आ रहा है? इसको सिंप्लीफाई करो, इन सबको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। 1:8 एंड 1:8 बाई मास। थ्रू द मास हमको क्या मिल गया? एक सिंपल रेशियो मिल गया तीनों में। आई होप अब तुमको डिफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मतलब व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं इन अ सेम प्रोपोर्शन। किसमें? सेम प्रोपोर्शन बाय मास। मास का देखो प्रोपोर्शन सेम है, यहां भी 2 है 16 है, 2 है 16 है, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है? एक डिफिनाइट पैटर्न में रेशियो मिल रहा है। समझने की कोशिश अब करो। देखो क्या होता है, अगर तुम नाले का भी पानी उठा के लाओ, ठीक है, कहीं नाले का भी पानी उठा के लाओ, या तो तुम आरओ का पानी ले लो, या तो तुम समुद्र का पानी लो, या तुम अपने नदी तालाब का पानी ले लो। पानी को जब भी लोगे तुम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो तुम्हारा मास का जो कंपोजिशन होगा उसका हमेशा रेशियो 1:2 आएगा। चाहे तुम सोर्स कोई सा भी लो तो एक लाइन और जोड़ सकते हो, इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास, it doesn't matter which is the source, which is the source of water। इससे कोई फर्क नहीं, इट डजंट मैटर विच इज द सोर्स ऑफ वाटर। इससे कोई मैटर नहीं करता कि वाटर का सोर्स क्या है। सोर्स मतलब तुम कहां से लेके आ रहे हो, तुम नाले का पानी लेके आ रहे हो, समुद्र का पानी लेके आ रहे हो, तुम आरओ का पानी लेके आ रहे हो, कहां का पानी लेके आ रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम्हें प्रपोर्शन जो है 1:8 ही मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, आप पॉज करके नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कर लिया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद एक सेकेंड मतलब अगला जो नेक्स्ट लॉ आता है वो होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बहुत छोटा सा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को समझते हैं बहुत। पहले इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। देखो, टू एलिमेंट्स combine with each other, मेरे साथ साथ लिखते रहा करो, ठीक है, जल्दी नोट्स हो जाएंगे। combine with each other to form more than one compound, ठीक है, एक मिनट रुकना। कंपाउंड, मोर देन वन कंपाउंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेके देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, दो एलिमेंट, ठीक है, दो एलिमेंट हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कार्बन ले लेते हैं एंड ऑक्सीजन ले लेते हैं। हमें दो एलिमेंट्स मिल गए, ठीक है। अब इन दो एलिमेंट्स को क्या करो, कंबाइन करो विथ ईच अदर। एक दूसरे के साथ कंबाइन करके क्या क्या बना सकते हो तुम? CO बना सकते हो और CO2 बना सकते हो। तुम ये दोनों बना सकते हो, है ना। तुम CO भी बना सकते हो, CO2 भी बना सकते हो। वही चीज तो ये कह रहा है, दो एलिमेंट्स लो, उसको कंबाइन करो विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ, टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। ये क्या करेगा, मोर देन वन, एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है या नहीं बना रहा? बना रहा है ना। बस यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मतलब अगर तुम सिर्फ एग्जाम्पल देखो तो तुम डिफिनेशन बता सकते हो, two elements combined with each other to form more than one compound, ये one compound हो गया, ये दूसरा compound हो गया, ठीक है। समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट लॉ है वो गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम पर है, ठीक। गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि जब दो एलिमेंट्स लो, वो भी गैसियस फॉर्म में, और कंबाइन करो तो वो जो है इट्स फॉर्म अ कंपाउंड इन सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम। अब तुमको समझाते हैं, पहले एग्जांपल से समझाते हैं फिर डिफिनेशन। या तो डिफिनेशन लिख लो फिर एग्जांपल से समझो। व्हेन टू गैसियस, याद रखो मैं क्या बोल रहा हूं, गैसियस, टू गैसियस एटम, टू गैसियस एलिमेंट कंबाइन with each other and form a compound in a simple ratio by वॉल्यूम। समझो क्या है, ठीक है। अच्छा, इसको लिख लो, फिर उसके बाद इसके ऊपर मैं एग्जांपल बता दूं तो नीचे लिख दूंगा, समझ में नहीं आएगा। पहले लिख लो इसको, फिर मैं समझाता हूं ये क्या बोल क्या रहा है, ठीक है। नोट करो, पॉज करके नोट कर लो तुरंत, फिर इसके बाद पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दे लिया होगा, चलो देखते हैं ये क्या कह रहा है, ठीक है। समझो क्या कह रहा है। ये कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने हाइड्रोजन ले लिया इन गैसियस फॉर्म, और मैंने क्लोरीन को ले लिया इन गैसियस फॉर्म, और इससे रिएक्शन जब हुआ तो हमें क्या मिला, 2HCl गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो हमने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया इन गैसियस फॉर्म। दो एलिमेंट्स देखो लिए ना, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, दो एलिमेंट लिए, कौन से फॉर्म में लिए, गैसियस फॉर्म में लिए। बना क्या रहा है, 2 मोल, ये देखो 2 जो लिखा है उसको बोलेंगे 2 मोल ऑफ HCl बना रहा है, ठीक है, गैसियस।
अब जैसे देखो, अगर मैं वॉल्यूम लेना चाहूं तो अगर ये मैं 100 ml वॉल्यूम ले रहा हूं, इसका वॉल्यूम कितना ले रहा हूं, 100 ml का है। 100 ml गैसियस मॉलिक्यूल ले रहा हूं हाइड्रोजन का, 100 ml में ले रहा हूं इसका क्लोरीन का, तो कितना बनेगा, 200 ml बनेगा। 200 ml देखो सिंपल वॉल्यूम में आ गया ना, ऐसा तो नहीं है कि फ्रैक्शन में आ गया हो, ऐसा भी नहीं है कि डेसिमल में आ गया हो, सिंपल वॉल्यूम में आया है ना। तो यही लॉ बोलना चाहता था, ये इसका एग्जांपल है, नोट कर लो, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। तो गैसियस गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। तो ये तीनों लॉ जो थे वो यहीं पे खत्म हो गए। अब नेक्स्ट बात करेंगे तुमको एटॉमिक नंबर निकालने का, ठीक है, एटॉमिक मास निकालने का, आइसोटोपिक, आइसोबारिक, ठीक है, आइसोटोनिक, इन सब की बात करेंगे। तो ठीक है, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, 2 मिनट का टाइम है, नोट कर लो, ठीक है। तब थोड़ा पानी पी लेते हैं यार, गर्मी का टाइम चल रहा है यार, पानी उन्हीं पी के रखो। ठीक है, हो गया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम बढ़ते हैं एक अनदर कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। अब ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, ठीक। अब देखते हैं कुछ अलग। कुछ अलग में क्या देखेंगे, जैसे देखो एक्स, अब इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं मैं ये क्या लिया हूं, ठीक है। एक्स में कोई एलिमेंट लिया हूं, एक्स में कोई एलिमेंट लिया हूं। ए क्या है, ए इज एटॉमिक मास, ए क्या है, एटॉमिक मास है, ए इज एटॉमिक मास। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को याद रख लो, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को याद रखो, ठीक है। देखो Z क्या है, Z इज एटॉमिक नंबर, A क्या है, इज एटॉमिक मास, X क्या है, कोई एलिमेंट। अब तुमको करके दिखाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन। तो कार्बन क्या हुआ, X की जगह पे आ गया, तो कार्बन हमारा एलिमेंट है, समझ में आया, कार्बन एलिमेंट है। फिर Z की जगह पे हमने क्या लिखा, 6 और यहाँ पे 12। एक्सप्रेशन कुछ समझ में आ रहा है, ये क्या है, ये Z हो गया, ये क्या है, X हो गया, और ये क्या है, A हो गया, ठीक। ये कार्बन जो है वो X है, मतलब एलिमेंट है। ए क्या है, एटॉमिक मास है, ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। समझ में आया। देखो कल मैंने लिखवाया था ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास क्या होता है, 12 होता है। समझ में आ रहा है ना, मैंने कल लिखवाया था। और ये एक्स क्या है, हम एलिमेंट ले रहे हैं। इस एक्सप्रेशन को याद रख सकते हो तो याद रख लो, ठीक है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद हम 3 चीजें कैलकुलेट करना सीखेंगे, जानते हो कौन सी, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है, नोट करो। इसको मिटा दूं मैं, नोट कर लो, मिटा देता हूं, ठीक है। देखो 3 चीजें निकालना हम आज सीखेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। देखो सिंपल सी बात है, इन तीनों चीजों को निकालने के लिए सिंपल सी चीज को याद रखना होता है। देखो जो ये एटॉमिक नंबर Z होता है ना, Z को क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक नंबर बोले, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर Z होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो मैं तुमको समझा भी देता हूं, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल में कार्बन 6 और 12 लिया था ना, ऐसे एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास जो है 12 लिया था। अच्छा अब इसमें तुमको बोल देगी, तुम बताओ कि प्रोटॉन क्या होता है
प्रोटॉन को P से डिनोट करते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना सीखते हैं ना। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पूछ लिया तुमसे। अब ध्यान दो, मैंने क्या बोला, जो एटॉमिक नंबर Z है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक मतलब तुम्हारा एटॉमिक नंबर कहाँ है, ये रहा तुम्हारा एटॉमिक नंबर 6। तो तुम्हारा जो प्रोटॉन होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्रोटॉन भी कितना होगा, 6 हो जाएगा। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालना आ गया। अब मान लो यहीं पर ना क्या कर दे, यहीं पर कर दे ये सी प्लस कर दे, सी कार्बन पे प्लस कर दे। ठीक, अगर कार्बन पे प्लस कर दिया और अब पूछ लिया तुम बताओ प्रोटॉन क्या है और इलेक्ट्रॉन क्या है। अब पूछ लिया, अब देखो कहानी में ट्विस्ट आ गया, थोड़ा सा ट्विस्ट मैंने कहानी में डाल दिया। क्या होगा, C प्लस का मतलब ये होता है अभी भी कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, तो प्रोटॉन तो 6 का 6 ही रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन अब चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुम 6 में से यहां पे प्लस लगा है तो 1 माइनस कर दोगे, 6 माइनस 1, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक, समझ में आया? देखो क्या ट्विस्ट आया है, C के पावर प्लस कर दिया है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर तो तुम्हारा 6 है, तो प्रोटॉन तो 6 रहेगा ही, बट ध्यान दो जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे, अब इस केस में जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या करोगे, 6 में से यहाँ पे प्लस है तो 1 माइनस कर दोगे। यहाँ पे अगर मान लो 2 प्लस होता तो तुम क्या करते, यहाँ पे 2 माइनस कर देते। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, समझ में आया? ठीक है, अब तुमको एक और चीज बताते हैं ना, चलो लिख लो लिखो लिखो, इसको वाले को तो जरूर लिखो। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक और ट्विस्ट ला रहा हूं। ठीक है, क्या ट्विस्ट है, देखो अगर मैं यहीं पे 6C माइनस कर दे रहा हूं, ठीक, माइनस लगा दे रहा हूं चार्ज, तो अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कोई पूछे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कोई पूछेगा तो क्या बता दोगे। अब देखो प्रोटॉन तो Z जो है वही होगा, Z मतलब एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर है प्रोटॉन तो वही का वही रहेगा, पर इलेक्ट्रॉन अब चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ऊपर माइनस में है तो 6 प्लस 1 कर दो, कितना हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, 7 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये जो दो चीजें है ना, दो ट्विस्ट है, इसको याद रखना। ठीक, चलो ठीक है, अब तुम इसको याद रखो, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। इस चीज को याद रखोगे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकल जाएगा। इट इज द मेन फॉर्मूला टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन। ठीक है, नाउ वी विल सी द हाउ वी कैन कैलकुलेट द न्यूट्रॉन्स, मतलब हम न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो इसको नोट कर लो। ठीक, आई होप नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो तुम्हें न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं ना बच्चे, तो न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने का इससे भी सिंपल तरीका होता है, सीधा माइनस करना है। जैसे तुमको न्यूट्रॉन्स निकालना है तो n इक्वल टू जेड ए माइनस जेड कर दो। क्या कर दो, a माइनस जेड, सीधा, कुछ नहीं करना है, a माइनस जेड कर दो। ये दिख रहा है, a क्या है, एटॉमिक मास है, उसमें से तुम एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। लेट्स सपोज C 6 और 12 है। ठीक है, ये रहा तुम्हारा एटॉमिक मास और ये रहा तुम्हारा एटॉमिक नंबर। हमें क्या निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, मास कितना है, 12 है, माइनस 6, तो न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 6। ठीक है, तो ये हो गया न्यूट्रॉन निकालने का तरीका। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना आ गया। ये एक्सप्रेशन याद रखना, और जो मैं वो फॉर्मूला लिखाया और ये फॉर्मूला लिखा है इसको भी याद कर लो, और ये तीनों बातों को याद रखा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट को, ये एटॉमिक मास को और ये एटॉमिक नंबर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, ठीक है जी, इतनी बातें समझ में आ गई। कुछ एग्जांपल्स ले लो, तुम घर पे प्रैक्टिस करोगे तब तुमको जाके समझ में आएगा। ठीक है, नोट करो इसको, फिर उसके बाद आगे देते हैं। ठीक है, नोट हो गया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल ले लो। ठीक है, कुछ एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल तुम ले लो नाइट्रोजन का ले लो, ये, ठीक है, ऑक्सीजन ले लो,
हीलियम ले लो, लिथियम ले लो, ठीक है, बोरोन ले लो, और सोडियम ले लो। तुम्हें इन तीनों में पता है इन सब में क्या कैलकुलेट करना है, यही तीनों चीजों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तुम्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। इट्स योर होमवर्क कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होगा, ये तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, कैलकुलेट करके बताना, ठीक है। चलो इसको भी नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। चलो तो हमने आज क्या क्या देखा, हमने आज 3 लॉ देखे और कुछ कैलकुलेशंस देखी, ठीक है। वो तीनों लॉ क्या थे, मैं इसको तुम्हें क्विक रिकॉल करा देता हूं। फर्स्ट लॉ जो था वो हमारा था लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन, मतलब व्हेन वी कंबाइन 2 एलिमेंट्स विथ ईच अदर, ठीक है, बाय मास प्रोपोर्शन, ठीक है, तो वो क्या आ रहा था, एक सिंपल रेशियो में आ रहा था। इवन हम ऐसे समझना चाहें तो हम सोर्स ऑफ वाटर कुछ भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता, बट जो तुम्हें रेशियो मिलेगा वो फिक्स रेशियो मिलेगा, तो इट इज लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन, ठीक। दूसरे की बात करें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइंड विद ईच अदर इट फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, ठीक है। ये एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा था, जैसे सी और ओ को लिए थे तो CO और CO2 बना रहा था, ठीक है। ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। और हमने लास्ट में क्या देखा, गैलुसेक्स का लॉ, मतलब हम 100 ml अगर गैसियस हाइड्रोजन को ले रहे थे, 100 ml गैसियस क्लोरीन को ले रहे थे, उन दोनों को सम अप कर रहे थे, मिला रहे थे, तो हमें क्या बन रहा था, 2 मोल्स ऑफ जो है HCl बन रहा था। अच्छा वो भी देखो फ्रैक्शन में नहीं बन रहा था, फ्रैक्शन में नहीं बन रहा था, नहीं डेसिमल में बन रहा था, वो भी क्या बन रहा था, एक फिक्स रेशियो में आ रहा था, 200 ml आ रहा था। तो हमने ये 3 लॉ देख लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा हम एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक मास को कैसे जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करने का। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को कैलकुलेट करने के लिए सीधा सीधा एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। किसी एलिमेंट में जितना उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होगा वही उसका इलेक्ट्रॉन हो, उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वही प्रोटॉन होंगे, ठीक है। ट्विस्ट ये आ जाता है कि मान लो अगर कभी किसी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसमें जैसे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया तो 2 माइनस कर दो, 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया तो 1 माइनस कर दो, ठीक है। अगर वहीं पे 2 निगेटिव चार्ज आ गया तो 2 प्लस कर दो, ठीक है। और 2 या 3 मान लो निगेटिव आ गया तो 3 प्लस कर दो, ठीक है, ऐसे कर दो। तो ये 2 ट्विस्ट थे, उसको भी देख लिए, ठीक है। न्यूट्रॉन्स को सीधा तुम A माइनस जेड, मतलब एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे बच्चे, ठीक है। तो अब इसकी अगली क्लास में हम आइसोटोपिक, आइसोबैरिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी टर्म्स के बारे में जानेंगे। और फर्दर इसके बाद से हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, फिर मोल्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आई होप तुमको यहां तक बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। चलो अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत होती है तो तुम बिंदास जो है कमेंट बॉक्स खाली है, तुम उसमें लिख दो, ठीक है, कि सर यहाँ पे मुझको नहीं समझ में आया, एक बार मुझे फिर से बता दो, तो मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, उसको सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को तक शेयर करो, ठीक है, ताकि उन तक भी एक वीडियो पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।